हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। तो आज हम लोग सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में यह देखता है कि बच्चे नई अवधारणाएं जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ बच्चों को अधिक समय और उदाहरणों की आवश्यकता होती है। शिक्षक यदि इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण योजना बनाता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? कुछ बच्चे हैं वो अवधारणाओं को तुरंत सीख लेते हैं, कुछ बच्चे हैं वो समय लगाते हैं, वहीं कुछ बच्चों को उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इन भिन्नताओं को अगर वह समझकर शिक्षण योजना बनाएगा तो वह वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत पर कार्य करेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो बच्चा है वह अलग होता है, हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी बुद्धि, रुचि, सीखने की गति, पृष्ठभूमि सब अलग-अलग होती है, ठीक है? जब शिक्षक इन भिन्नताओं को देखकर शिक्षण करता है, तो उसे ही तो कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना? तो सीटेट में ये बहुत बार पूछा जाता है और आपको ध्यान में रखना है, सभी बच्चों को एक जैसा कभी नहीं मानना है। बच्चे जो हैं वो विशिष्ट होते हैं, ये ध्यान में रखते हुए ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार एक 7 वर्ष का बच्चा है, वह मानता है कि यदि पानी की एक लंबे ग्लास में डाल दिया जाए, यदि पानी को एक लंबे ग्लास में डाल दिया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यह सोच किस अवस्था को दर्शाती है? पहले तो देखो वो 7 वर्ष का अवस्था बच्चा है और संवेदी सेंसर मोटर स्टेज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। और पूर्व क्या होती है? 2 से या 2 से ही मान लेते हैं, 2 से 7 वर्ष, है ना? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है ना? तो ये कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। इसमें बच्चा क्या है, संरक्षण नहीं समझ पाता है, कंजर्वेशन नहीं समझ पाता है। ऊंचे ग्लास में वह सोच रहा है, पानी उसको ज्यादा दिखने लगता है, वो उतनी चीजों को तर्क नहीं कर पा रहा होता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा तभी सीख पाता है जब उसे सामाजिक वातावरण, सहपाठी और शिक्षक से बात करने का अवसर मिलता है। यह किस यह विचारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? देखिए, जब भी वह सामाजिक वातावरण या सहपाठी या सहयोग करके सीखता है, तो ये वायोगास्की का सिद्धांत है। सामाजिक एवं संस्कृति का सिद्धांत, सीखना जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये वायोगास्की ने कहा था, ठीक है? और भाषा, संवाद, सहयोग, इसमें जो है इसी से अधिगम होता है। जेड-पीटी की इन्होंने ही जो है अवधारणा दी थी और उन्होंने क्या बोला था? और इन्होंने जो है सहपाठी और शिक्षक की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है। तो ये क्या हो गया? सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि शिक्षक बच्चों को केवल सही उत्तर देने पर पुरस्कार देता है और गलत उत्तर पर दंड देता है, तो वह किस सिद्धांत का? अभी पुरस्कार और दंड की बात हो रही है। पुरस्कार और दंड कब देते हैं? क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत में देते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये किसने दिया था? ये दिया था वी.एफ. स्किनर ने, है ना? किसने दिया था? वी.एफ. स्किनर ने। इन्होंने क्या बोला था कि अगर बच्चा सही व्यवहार करता है तो पुरस्कार और गलत कार्य करता है तो दंड। इन ये जो है इनका ये व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए राइंसफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं, पुरवलन का प्रयोग करते हैं। ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। या व्यवहारवादी होते इनका जो ये जो है ना, वी.एफ. स्किनर, ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में प्रेरणा की भूमिका को लेकर निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? बिना प्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। क्या ये बात सही है? तो बात तो क्या दे रहा है? सीखने की प्रेरणा में भूमिका को लेकर निम्न में से कौन-सा सबसे उपयुक्त की बात? प्रेरणा सीखने को स्थायी बनाती है, बिल्कुल। प्रेरणा ही तो स्थायी बनाती है। जब खुद से बच्चा सीखता है, स्वयं की इच्छा से सीखता है, तो वो स्थायी हो जाती है। बाह्य केवल बाह्य प्रेरणा होनी चाहिए, बाह्य होती है, लेकिन बाह्य कभी भी स्थायी जो अधिगम है वो स्थायी नहीं बनाती है। और केवल बाह्य प्रेरणा नहीं होनी चाहिए, आंतरिक भी प्रेरणा होनी चाहिए, ठीक है? अधिगम और प्रेरणा का कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि अधिगम में प्रेरणा का संबंध है। जब अधिगम में आंतरिक प्रेरणा होती है,
तब बच्चा अच्छे से सीखता है, रुचि लेकर सीखता है। बिना प्रेरणा के सीखना संभव तो है लेकिन प्रभावी नहीं होता है, ठीक है? इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानता है, तो सही ही कर रहा है वो। उन्हें सुधारने का अवसर देता है। यह दृष्टिकोण किससे संबंधित है? दंड आधारित, दंड तो दिया ही नहीं है उसने। बाल केंद्रित शिक्षा, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गलती को सीखने का अवसर माना गया है इसमें। बच्चा सक्रिय भी होता है और शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। और ये सबसे शिक्षण में दृष्टिकोण का सबसे उपयुक्त है बाल केंद्रित शिक्षण। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, एक किस अवस्था में बच्चा तर्क तो करता है लेकिन केवल ठोस वस्तुओं और परिस्थितियों के संदर्भ में? देखो, मूर्ति, हम यहाँ आप वस्तुओं से मूर्ति को समझ लें। मूर्त से मतलब मूर्ति, मूर्तियों को देखकर वो चिंतन करता है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये हमने एक ट्रिक की तरीके से बताया है। वस्तुओं को देखकर जब तर्क करे तो वो मूर्त अवस्था हो जाती है। औपचारिक मतलब अमूर्त हो जाती है। जो चीजें सामने नहीं है उनके बारे में भी वो चिंतन करे। गहन चिंतन जब होता है तो वो औपचारिक में आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि कोई बच्चा दूसरों को देखकर नया व्यवहार सीखता है तो यह अधिगम किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अब बच्चा दूसरे का व्यवहार सीख रहा है तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये आता है अनुकरण के अंतर्गत, क्योंकि वो किसी दूसरे को देख रहा है और देखकर सीखना मतलब अनुकरण करना, है ना? इमिटेशन करना। और इसमें क्या है, बच्चा दूसरों के जैसा ही व्यवहार सीखता है और वैसा ही करता है और इसको ही हम लोग अनुकरण अधिगम कहते हैं। और ये किनका था? वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। किनके? वेंडूरा के। वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़ा है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक कक्षा में शिक्षक सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाता है, समान तरीके से पढ़ा रहा है, लेकिन सीखने के परिणाम जो है वो अलग अलग आते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है? इसका प्रमुख कारण ही है वैयक्तिक भिन्नता। टीचर ने तो सबको समान शिक्षा दी, लेकिन जो कुछ बच्चे अलग-अलग रुचि और शैली के कारण उनको उनका जो परिणाम है वो भी अलग-अलग हो गया। अब जिसने ज़्यादा रुचि लेके और पढ़ा होगा तो उसका क्या कहते हैं, उसका स्थायी हो गया होगा। और जिसने बाह्य प्रेरणा के साथ सीखा होगा तो उसका इतना अस्थायी थोड़ी ना रहेगा। इसीलिए शिक्षण में लचीलापन ज़रूरी होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा भावनात्मक विकास का सही उदाहरण है? भावनात्मक विकास का सही उदाहरण क्या है? गणित के प्रश्न को हल करना, ये भावनात्मक इसमें कुछ है ही नहीं। नई भाषा सीखना, इसमें भी नहीं। असफलता पर निराश होना, यही तो है भावनात्मक। जब आप सफल नहीं होते हैं तभी तो भावनात्मक हो जाते हैं। भावनात्मक में क्या शामिल होता है? आपका खुशी, डर, निराशा, आत्मविश्वास, यही तो होता है इमोशनल डेवलपमेंट का उदाहरण, है ना? असफलता पर निराश होना, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब लोकतांत्रिक मतलब एकदम स्वतंत्र वातावरण बनाए रखना है तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों केवल नियमों पे जोर देना चाहिए। नियम पे जोर देंगे तो बच्चा स्वतंत्र फील करेंगे। बच्चों की राय को महत्व देना, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कठोर अनुशासन से बच्चे स्वतंत्र नहीं फील करते हैं, ना ही दंड से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतांत्रिक कक्षा में बच्चों को बोलने का अवसर दिया जाता है, निर्णय में भागीदारी दी जाती है, सम्मान और सहयोग की भावना दी जाती है। तो वातावरण में सीखने के लिए ये सबसे अच्छा माना गया है कि बच्चों की राय को महत्व दिया जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, सीखने को स्थायी बनाने में सबसे अधिक सहायक क्या होता है? सीखने को स्थायी बनाने में रटने की, रोट मेमोराइजेशन पे जोर नहीं देना है, दंड तो देना ही नहीं है, अर्थपूर्ण अधिगम, हाँ, जब अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा तो फिर बच्चे सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। अधिगम में समझ के साथ सिखाया जाता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। किससे? पूर्व ज्ञान से, है ना? पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, समझ के साथ सीखना, किसके साथ?
समझ के साथ सीखना। इसको ही तो कहते हैं अर्थपूर्ण उद्गम, है ना? रटने से ज्ञान अस्थायी होता है और मीनिंगफुल लर्निंग जो होती है वो स्थायी होती है, और ये मीनिंगफुल लर्निंग की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चा किसी समस्या का समाधान अचानक समझ लेता है बिना किसी त्रुटि के, तो यह किस प्रकार का अधिगम है? ये प्रश्न कल भी था और फिर से आज रिपीट हुआ है। यह प्रश्न जो है ये अंतर्दृष्टि अधिगम के बारे में है, बात कर रहा है, इसीलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है कोहलर ने सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था कि अंतर्दृष्टि से, अचानक से अगर आपको याद आ जाए कोई भी, तो ये जो है अचानक समाधान मिल जाना अंतर्दृष्टि होता है। आप इसको प्रयास और त्रुटि नहीं समझे, ठीक है? ये प्रयास और त्रुटि के कारण नहीं है, उसने प्रयास किया हो, फिर उसने त्रुटि करके सीखा हो, या त्रुटियों के माध्यम से सीखा हो, या कई बार प्रयास करके सीखा हो, ये वैसा नहीं है। उसको अचानक से, उसको एकदम से इनसाइड लर्निंग कहते हैं कि एकदम से उसको जो है समाधान मिल गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल या विशेष, ये तो होगा नहीं ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना ही जो है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, और समान और विशेष बच्चों को जब एक साथ पढ़ाया जाता है बिना किसी भेदभाव के, तो यही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीखने के लिए अनुकूल वातावरण का क्या अर्थ है? अनुकूल वातावरण का अर्थ है भय मुक्त और प्रेरणादायक कक्षा, है ना? अनुकूल आप कब होंगे? जब डर ना हो, सम्मान हो, सीखने की स्वतंत्रता हो, बच्चा खुलकर सीखे, ऐसी ही तो कक्षा चाहिए। तो भय मुक्त और प्रेरणादायक कक्षा होनी चाहिए ना, तभी तो बच्चा, अनुकूल वातावरण का अर्थ ही यही है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये मेरे प्रश्न कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।